पता है एग्ज़ाम की परफेक्ट प्रिपरेशन कब पूरी होती है, कब हम कह सकते हैं कि अब हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट है, अब हम तैयार हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए। हालांकि बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपने पेपर अटेंड कर लिए हैं, कई सारे पेपर हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद है इकोनॉमिक्स के पेपर की। भाई इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे आएगा? एक अदद सैम्पल पेपर तो होना चाहिए, एक अदद सॉल्यूशन तो होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में कितना लिखने पर हमें कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को दूर करने के सवाल को क्वेश्चंस के जवाब पाने के लिए मैं आपके लिए तैयार किया है एक सैम्पल पेपर, एक ऐसा सैम्पल पेपर कि इसको अगर आप लास्ट तक पूरा देखते हैं तो आपको 2025 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का कंप्लीट पैटर्न पता चल जाएगा कि एक्चुअली में अब किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। इस साल एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, उसका लेवल क्या होने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो उसका जवाब हमें कितना लिखना है। तो चलिए मैं आपको इस कंप्लीट सैंपल पेपर के बारे में बताता हूं, जहां पर आपको सैंपल पेपर में केवल क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा उसका कंप्लीट आंसर, और आंसर इतना ताकि आप एग्जाम में कंप्लीट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके 3 घंटे के अंदर, और आपको सामने वाला 80 में से 80 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए अगर आप प्रॉपर तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पता तो होगा ही, फिर भी बता दूं, आपका पेपर इकोनॉमिक्स का 3 घंटे के लिए होता है, जहां पर आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है पढ़ने के लिए, और मार्क्स मिलता है 80, क्योंकि 20 मार्क्स तो आपको आपका स्कूल का टीचर देने वाला होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट होते हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, और खंड ब होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से। टोटल मिला के 28 क्वेश्चंस होंगे, 14 ए पार्ट में, 14 बी पार्ट में। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कोई ऑप्शन वैसे नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 1 से 15 बहुविकल्पी प्रश्न का होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग मिलेंगे, और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलने वाले होते हैं। इंस्ट्रक्शन प्रॉपर दिया होता है, उसको पढ़ के जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, खंड अ की बात है। खंड अ आपका किसका है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो पहला क्वेश्चन होता है उसके 5 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, इसलिए 5 MCQs होंगे। हर एक MCQs 1 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? जो भी धन की बात होती है उसका सीधा संबंध किसका होता है? एडम स्मिथ का, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है? जब हम अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या की बात करते हैं तो यह क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, ये तीनों ही केंद्रीय समस्या है। तो हम चूज करेंगे उपरोक्त सभी। क्या चूज करेंगे? उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता का सूत्र क्या है? अगर आपसे सीमांत उपयोगिता पूछा गया, सीमांत उपयोगिता मतलब MU, और इसका फार्मूला होता है डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। मांग का संबंध क्या होता है? मांग का संबंध वस्तु की इच्छा से होता है, एक निश्चित मूल्य से होता है, व्यय करने की तत्परता होती है। तीनों ही होगा तो ही मांग होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये 4 सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 5वां क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाइज होता है, इस तरह से होगा, जिसमें स्टेटमेंट दे होंगे 2, एक होता है अभिकथन, दूसरा होता है कारण। मतलब एक स्टेटमेंट होगा, दूसरा वाला उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने वाला होगा। आपको बताना है कि जो पहले वाला है दूसरा वाला दोनों सही है, दूसरा वाला पहले वाले का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, या पहले वाला गलत है दूसरा वाला सही है, या फिर पहले वाला सही है दूसरा वाला गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने रखे होंगे। मानव की आर्थिक क्रिया का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है, सही है। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से। पहला वाला आर्थिक क्रिया के बारे में बता रहा है, वो भी सही है, और आर्थिक क्रिया क्या है वो भी सही है। इसका मतलब दोनों ही सही है, तो A और R दोनों सही है। तो क्या पहले वाले का ये एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि पहले आर्थिक क्रिया का एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर A कि A और R दोनों सही है,
और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसके लिए तैयार है। ऐसा क्वेश्चन आपको इस साल मिलेगा। उसके बाद मिलेंगे आपको 3 1 नंबर वाले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके आंसर आपको एक लाइन में देना है या एक शब्द में देना है, या यूं कहे इतना लिखना है ताकि उसका आंसर कंप्लीट हो जाए। जितना कम आप लिख सके, लेकिन आंसर पूरा होना चाहिए। कभी कभी 2 लाइन में लिख सकते हैं। जैसे पहला, वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है? वास्तविक अर्थशास्त्र, देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये अर्थशास्त्र है वह विश्लेषण है जिनमें उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिनकी सत्यता की जांच की जा सकती है, जो समस्याओं के समाधान निकाला जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर उत्पत्ति के समस्त साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। कुल उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता उपभोग की सभी, यानी कि उपभोग है, यहाँ पर उपभोग की सभी इकाइयों का उपभोग करने के बाद पश्चात प्राप्त होने वाली उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता होता है। ये 3 क्वेश्चन आपको 1-1 नंबर में मिलेगा। उसके बाद बारी है 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको करीब 30 से 50 शब्दों के बीच में लिखना है, यानी कि 3 से 4 लाइन के बीच में लिखना है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो आपको केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से कहते हैं, इसके बारे में लिख देंगे, और चाहो तो इसकी 1-2 विशेषताओं को भी लिख दीजिए। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पत्ति के समस्त साधनों पर समाज या सरकार का नियंत्रण अर्थात अधिकार होता है। आर्थिक क्रिया का संचालन जो है समाज के हित के लिए सरकार के द्वारा किया जाता है, उसे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को बताइए। आप पॉइंट टू पॉइंट बता सकते हैं, या फिर 2 पॉइंट लिखिए, उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों है ऑप्शन, कि 2 ही पॉइंट लिखिए, दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिए, मार्क्स मिलेगा। तो वस्तु की मैंने फिलहाल सारे लिख दिए हैं, ताकि आप इसमें 1-2 कोई भी एग्जाम में आए लिख सकें। वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की आशा, जनसंख्या, आय का वितरण, ये सब वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करने वाले। मैं चाहूँगा इसमें से 1 या 2, तो 2 या 3 आप लिखिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा एग्जाम में। अल्पकाल और दीर्घकाल से क्या आशा है? अल्पकाल क्या होता है? अल्पकाल उत्पत्ति की एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि दीर्घकाल एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। 2 नंबर में दोनों के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कीमत रेखा किसे कहते हैं? रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। कीमत रेखा एक ऐसी रेखा है जहां पर एक उपभोक्ता अपनी आय और वस्तु की कीमत के आधार पर विभिन्न संयोगों को तैयार करता है, और उन संयोगों को दर्शाने वाली रेखा को कीमत रेखा कहते हैं, जो कि इस तरह से होती है। देखिए यहाँ पर 2 वस्तुओं की, उन उपभोक्ता की आय के आधार पर 2 वस्तुओं की कीमत के आधार पर उसको दर्शाया जा रहा है। एक टेबल तैयार करना है, उसका डायग्राम बना दिए। देखिए 2 लाइन लिख दिया, टेबल और डायग्राम से आपको यहाँ पर 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अनादिमान वक्रों की अब बात करें, 4 क्वेश्चन आ गए आपके 2 नंबर वाले। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन की बारी है। ठीक है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या होता है? अनादिमान वक्रों के लक्षण और विशेषताओं की। अनादिमान वक्र यानी कि उदासीनता वक्र, यानी कि तटस्थता वक्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, आपको पता होना चाहिए। इनकी विशेषताओं के बारे में, अनादिमान वक्र की विशेषता लिख दीजिए। 3 नंबर का है तो कम से कम 3 तो लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी अनादिमान की बारे में आए आपको उनका चित्र जरूर तैयार करना है। ठीक है। अनादिमान वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, जैसे ये बाएं से दाएं नीचे। अनादिमान वक्र मूल बिंदु से उल्टी दिशा, मतलब ये मूल बिंदु है, उल्टी दिशा में भागता हुआ होता है। 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, नहीं काटते हैं। ऊंचे उदासीनता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है। ये 3 नंबर में ये 4 पॉइंट इनफ है, और ये डायग्राम। नेक्स्ट 3 नंबर में, क्योंकि 3 नंबर थोड़ा सा लंबा होता है, मैंने कहा कम से कम आधा पेज तो लिखना ही है, कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा। परिवर्तित अनुपात के नियम क्या है, इसे स्पष्ट कीजिए। परिवर्तित अनुपात का नियम उत्पादन के एक अल्पकालीन अवधारणा का नियम है, जिसके अंतर्गत स्थिति के परिवर्तन साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है और कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है। इससे एक निश्चित मात्रा में वृद्धि करते करते उत्पादन में वृद्धि होती है, एक स्थिति पर जाके ये स्थिर हो जाता है, उसके बाद ये धीरे धीरे गिरता हुआ चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर उत्पादन की 3 स्थितियाँ बनती है, उत्पादन की वृद्धि, उत्पादन का स्थिर होना और उत्पादन का घटता चला जाना। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति स्थिर नियम, समता उत्पत्ति नियम, और तीसरा होता है उत्पत्ति ह्रास नियम।
फिर है पूर्णतः बेलोजदार मांग को समझाइए। 3 मार्क्स में है। पूर्णतः बेलोजदार मांग एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने या ना होने पर वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात एक ऐसी स्थिति जहां पर कीमत तो बदल रहा है लेकिन वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब उदाहरण दे दो आप यहाँ पर, मान लेते हैं उदाहरण, ठीक है। उदाहरण मतलब क्या है, जैसे किसी वस्तु की कीमत है, किसी वस्तु की कीमत है और उस वस्तु की कीमत थी 10 रुपये है और उस वस्तु की मांगे गई मात्रा थी 20 यूनिट। कीमत में कमी हो गई तो हम ये मानकर चलते हैं कि वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की मांग की मात्रा वृद्धि होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस स्थिति में वस्तु की कीमत में तो कमी हुई लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर जो मांग वक्र होता है वाई एक्सिस के समानांतर सीधा खड़ी रेखा होती है, जिसको पूर्णतः बेलोजदार मांग के नाम से जानते हैं। फिर है बजट रेखा में बदलाव से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऑप्शनल मिल जाता है, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। बजट रेखा में बदलाव से आप क्या समझते हैं। बजट रेखा मतलब कि बजट रेखा मतलब बजट रेखा की स्थिति में बदलाव, संयोग में बदलाव। और बजट रेखा में बदलाव के 2 प्रमुख कारण होते हैं, एक आय में बदलाव होना और एक मूल्य में बदलाव होना। 3 नंबर में आप इन दोनों स्थिति को जरूर एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके आपका मार्क्स पूरा होगा, ठीक है। फिर होते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर है तालिका, ये तालिका आपका लागत वाले चैप्टर से है, ठीक है, जहाँ पर आपको कुल लागत दी हुई है और उसके आधार पर आपको बाकी चीज़ें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कुल उत्पादन लागत होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सॉरी, कुल उत्पादन लागत, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इस फर्म की कुल स्थिर लागत क्या है। 0 उत्पादन इकाई पर जो भी लागत की प्राप्ति होती है उसी ही कुल स्थिर लागत कहते हैं। तो कुल स्थिर लागत हो गया 40। अब हमें पूछा गया AFC, ABC, AC और MC कितना होगा। तो AFC और ABC निकालने के लिए TFC और TBC चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर AFC का फार्मूला होता है TFC डिवाइडेड बाय Q, मतलब हमें TFC चाहिए, वो तो पहले ही हमने निकाल लिया है। और फिर ABC का फार्मूला होता है TBC डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। फिर AC का फार्मूला होता है TC डिवाइडेड बाय, हालांकि TC तो दिया हुआ है। और फिर तीसरा फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला है MC का, MC इक्वल टू TCN माइनस TCN-1। तो ये फार्मूला का यूज़ कीजिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर TFC जो हमने लिया है, क्योंकि TFC हर एक स्तर पे एक जैसा होता है, 40-40-40। फिर TBC निकाल लेंगे क्योंकि बिना TBC के हमारा ABC नहीं आएगा। तो TBC निकालने का फार्मूला होता है TC माइनस TFC। 40 में 40 गया 0, माइनस करते हुए चलेंगे आपस में, तो ये आ गया। जैसे TBC आ गया, अब बाकी अब AFC निकाल लो। AFC मतलब TFC डिवाइडेड बाई Q। 40 को 0 से डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं आएगा, डैश कर देंगे। फिर 40 को 1 से डिवाइड करेंगे, 40 फिर डिवाइड करते हुए चलेंगे, AFC आ जाएगा। फिर ABC निकालेंगे। ABC निकालने के लिए TBC को Q से भाग करेंगे, ये हो गया TBC, 0 से 0, कुछ नहीं होगा, डैश। 80 को 1 से 80 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 80 हो गया और इस तरह से कैलकुलेट होता हुआ चला जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में डाउट हो रहा है मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर पूर्ति अनुसूची भी बताना है, पूर्ति वक्र भी बताना है। 5 नंबर में पूर्ति अनुसूची मतलब जब वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा को तालिका के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसे पूर्ति अनुसूची कहते हैं। पूर्ति अनुसूची के 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका। व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका में केवल एक ही विक्रेता की पूर्ति को दर्शाया जाता है और बाजार में उपलब्ध सभी फर्मों की या विक्रेता की पूर्ति को दर्शाने वाले तालिका को बाजार पूर्ति तालिका कहते हैं। फिर है पूर्ति वक्र। वक्र मतलब पूर्ति तालिका को वक्र के रूप में दर्शाने वाले चित्र को है पूर्ति वक्र कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका को जब शो करेंगे कुछ इस तरह से बनेगा पूर्ति वक्र, और बाजार पूर्ति तालिका को जब शो करेंगे तो इस तरह से बनेगा पूर्ति वक्र, ठीक है। तो ये आपको तालिका भी तैयार करना है और उससे कि बिना तालिका के वक्र नहीं बनता है, ठीक है। तो बिना तालिका के आप डायग्राम नहीं बनाए जाएंगे, तो तालिका दोनों का बनाना है, तब जाके ये कंप्लीट होगा।
नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेता मूल्य स्वीकार करता है, जबकि एक एकाधिकार के अंतर्गत विक्रेता मूल्य निर्धारित करता है। व्याख्या कीजिए। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में एक बाजार में अनगिनत विक्रेता और अनगिनत क्रेता होते, दोनों में से कोई भी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसे में जब क्रेता और विक्रेता एक विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता और बाजार के अधीन उस कीमत का निर्धारण होता है जिसको सभी को स्वीकार करना पड़ता है, तो इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता को कीमत स्वीकार कहते हैं। जबकि एकाधिकार की स्थिति में बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है और एक ही विक्रेता होने से संपूर्ण बाजार पर उसका नियंत्रण होता है और वस्तु की कीमत भी वो अपने अनुरूप ही तय करता है, इसलिए एकाधिकार में विक्रेता को कीमत निर्धारक कहते हैं। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में किसी फर्म की मांग वक्र की प्रवणता ऋणात्मक क्यों होती है? एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में ध्यान रखिएगा, कई सारे विक्रेता होते हैं, सभी विक्रेता बाजार में अपनी वस्तु की मात्रा बेचना चाहते हैं, तो ऐसे में कंपटीशन बढ़ता है और कंपटीशन होने से हर कोई चाहता है कि वस्तु की बिक्री ज़्यादा हो। वस्तु की बिक्री तभी ज़्यादा होती है जब विक्रेता को कम कीमत पर वस्तु को बेचा जाएगा। ऐसे में मांग बढ़ाने के लिए कीमत की कम करना पड़ता है और इसी कारण से जो मांग वक्र होता है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन देखिए आपके सामने है, आप इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे 5 नंबर के हिसाब से विद डायग्राम। अब बात करेंगे खंड व यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स की। यहाँ पर भी सेम वही है कि 15 नंबर वाला क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपको 5 MCQs होंगे। सामान्य कीमत स्तर पर रोजगार का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत सामान्य कीमत स्तर जब भी होती है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में, प्रवाह मतलब जिसमें गतिशीलता बनी रहती है, जिसमें समय अवधि जुड़ा हुआ रहता है, उपभोग, निवेश, आय, उपरोक्त, इसमें तीनों ही स्थिति समय से जुड़ा हुआ है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयां हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, दोहरे संयोग का अभाव है, बिल्कुल सही होता है। वस्तु विनिमय कठिनाई होती है, इसका मतलब सारे ही है, तो हम चूज करेंगे उपरोक्त सभी। एमपीसी को निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एमपीसी वस्तु की अर्थव्यवस्था में आय में होने वाले परिवर्तन से उस अर्थव्यवस्था के उपभोग में होने वाले परिवर्तन का संबंध। तो आय में परिवर्तन और उपभोग में परिवर्तन, तो इसको बोलते हैं एमपीसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि मैंने कहा था कि 4 सिंपल एमसीक्यूज होंगे और 5वां वाला स्टेटमेंट वाइज होगा। जैसे यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, अभिकथन और कारण। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत सृजित आय की संख्या के चक्रीय प्रवाह के रूप में की सकती। उत्पादन प्रक्रिया को आय का चक्रीय प्रवाह कहा सकता है, सही है। प्रवाह का ना कोई आरंभ होता है ना ही कोई अंत होता है, ये भी सही है। प्रवाह का कोई आरंभ होता है ना कोई अंत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रवाह ना हो कि क्या होना चाहिए? चक्रीय प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही आपस में सही है, तो हम चूज करेंगे बी, क्योंकि ये वाला पहले वाले को क्या नहीं कहता है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, सब फिर होता है आपको 3 क्वेश्चन 1 नंबर वाले मिलेंगे सिंपल, एक छोटे वाले। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें शेष विश्व के साथ किसी प्रकार का व्यापार नहीं होता है। भारत की केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? भारतीय रिजर्व बैंक। ये सिंपल क्वेश्चन होंगे, उसके नंबर होंगे बाद होंगे आपके 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन, जिसमें अंदर मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखिए। मुद्रा के 2 ही प्राथमिक कार्य होते हैं, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। दोनों को ही 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, तो 2 नंबर मिलना पक्का है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एमपीसी को स्पष्ट कीजिए। आय में होने वाले परिवर्तन से उपभोग में होने वाले परिवर्तन के बीच के अनुपातिक संबंध को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसका अर्थ लिखिए, एक फॉर्मूला लिख दीजिए, साथ ही साथ एक उदाहरण दीजिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आय यानी कि इनकम 1000 रुपये से वृद्धि होके कितनी हो जाती है? 2000 रुपये। इससे उस अर्थव्यवस्था में उपभोग रुपये 800 से बढ़ के हो रहा है रुपये 1500। तो ऐसे में एमपीसी कितना होगा? तो यहाँ पर डेल्टा वाई कितना आ गया? 1000। यहाँ पर डेल्टा सी कितना हो गया? 8 7 15 700। इसका मतलब कितना हो गया? एमपीसी इक्वल टू 700 बटे 1000 इक्वल टू 0.5। आपके 2 नंबर कोई नहीं कर सकता अगर आपने एक अर्थ लिख दिया, उसके नीचे ये एग्जाम्पल दे दिया। व्यापार संतुलन और अदायगी संतुलन। अदायगी मतलब होता है संतुलन शेष, ठीक है ना? व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, ठीक है? भुगतान शेष एक ही चीज है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक
भाग होता है जिसके अंतर्गत केवल एक ही वस्तु दृश्य वस्तु को शामिल किया जाता है। अदायगी संतुलन पूरे अर्थव्यवस्था का वित्तीय विवरण होता है जिसके अंदर सभी प्रकार की वस्तु को शामिल किया जाता है। यहाँ पर एक देश का दूसरे देश के आयात निर्यात में शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को दर्शाया जाता है। यहाँ पर समस्त प्रकार के लेन देन का लेखा जोखा रखा जाता है। व्यापार संतुलन प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक संतुलन किसी प्रकार के हो सकता है, लेकिन अदायगी संतुलन हमेशा कैसा होता है, शून्य होता है, यानी कि बैलेंस होता है। फिर है 2 नंबर में, एक केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। केंद्रीय बैंक के कार्य 2 नंबर में तो 3 कार्य लिख दीजिए, इनफ है। मुद्रा जारी करना, मौद्रिक नीति का प्रबंधन करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य, जो भी आपको याद है 2-3 के बारे में लिख दीजिए, 2 एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर है 3 नंबर वाले क्वेश्चन, सरकार के एजेंट एवं सलाहकार के रूप में केंद्रीय बैंक की भूमिका को समझाइए। ठीक है, केंद्रीय बैंक की भूमिका देखिए, सरकार के एजेंट के सलाहकार रूप में, यहाँ पर क्लियर दे रखा है आपको सरकार के एजेंट के रूप में केंद्रीय बैंक कैसे कार्य करती है वो बताना है। तो केंद्रीय बैंक सरकार के एजेंट के रूप में और सलाहकार के रूप में अलग अलग कार्य करती हैं। सरकार के एजेंट के रूप का मतलब जितने भी मौद्रिक और राजकोषीय लेन देन होते हैं वो सारे जो है केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। सरकार की जो भी प्राप्तियां होती है, कर का कलेक्शन होता है, वह केंद्रीय बैंक को दिया किया जाता है, कहीं पर भुगतान होता है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा सरकार का मतलब केंद्रीय बैंक को, सरकार को कभी भी कोई वित्तीय सलाह चाहिए, वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना है, सरकार के द्वारा कोई देश के अंतर्गत कोई पॉलिसी तैयार करनी है जिसका संबंध धन से वित्त से होता है, तो उसके लिए केंद्रीय बैंक उचित सलाह प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है ऑप्शनल क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य, या तो केंद्रीय बैंक के कार्य याद करो या फिर व्यापारिक बैंकों के कार्य याद करो। 3 नंबर में पूछा जाएगा 3-4 कार्य, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट है 3 नंबर में, स्टॉक और प्रवाह की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। ये अर्थ भी आ सकता है, इसके बीच में अंतर भी पूछा जा सकता है। एक चीज पढ़ लोगे दोनों ऑटोमेटिक हो जाए। स्टॉक एक निश्चित समय बिंदु से जिसका संबंध होता है, प्रवाह जिसका संबंध समय अवधि से होता है। यहाँ पर प्रति घंटा प्रतिवर्ष जुड़ा होता है, और साथ ही साथ इसके दोनों के अर्थ लिख के उदाहरण एक्सप्लेन कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एमपीसी प्लस एमपीएस होता है इक्वल टू 1 होता है। 3 नंबर में कुछ सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए बिल्कुल कहेंगे हाँ, हम बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि एमपीसी और एमपीएस दोनों का संबंध आय में होने वाले परिवर्तन से है। अगर आय में परिवर्तन होता है तो ऐसे में उसका एक परिवर्तन का एक भाग व्यय कर लिया जाता है और एक भाग जो है बचत कर लिया जाता है। इस प्रकार से अगर हम दोनों ही साइड में, दोनों ही पक्ष में किससे डेल्टा वाई से क्या करें, भाग करते हैं। ठीक है, क्या करें, भाग करें, तो डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से भाग कर देंगे, डेल्टा सी को डेल्टा वाई से भाग कर देंगे और डेल्टा एस को भी डेल्टा वाई से भाग कर देंगे। तो क्या निकल के आया नतीजा, इससे ये भाग कर देंगे तो 1 आएगा। ये इसका फार्मूला होता है एमपीसी और इसका फार्मूला होता है एमपीएस, यानी कि किसी भी तरह से करेंगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ऐसे में यहाँ से 2 फार्मूला और निकल के आता है कि अगर हमारे पास सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालना है तो उसमें से सीमांत बचत प्रवृत्ति को भाग कर देंगे, और अगर सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालना है तो 1 में से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को भाग कर देंगे। ठीक है, 3 नंबर पक्का, ये 2 लाइन लिख के और ये एक्सप्लेनेशन लिख के। राष्ट्रीय की गणना करने की किन्हीं 2 विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि राष्ट्रीय की गणना, यहाँ पर आपसे 2 विधियों के बारे में पूछा गया। कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकते हैं, कभी कह सकता है राष्ट्रीय की विधियों का वर्णन कीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन 100% इस बार 2025 में पूछा जाएगा आपके लिए। तो जब राष्ट्रीय आय की विधियों के बारे में कहा जाएगा तो ऑलरेडी मैं बता चुका, फिर से देने क्या, राष्ट्रीय आय की विधियों, सबसे पहले लिखिए मूल्य वृद्धि विधि क्या होता है। इसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का अब इसके अंतर्गत राष्ट्रीय की गणना कैसे की जाती है। राष्ट्रीय की गणना करने के लिए स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में उत्पादन क्षेत्रों की पहचान की जाती है। 3 उत्पादन क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। दूसरे कदम में तीनों ही क्षेत्र के उत्पादन मूल्यों को जोड़ा जाता है, उसमें से मध्यवर्ती मूल्य को घटा दिया जाता है जिससे प्राप्त होता है उत्पादन मूल्य या मूल्य वृद्धि। उसके बाद तीसरा कदम होता है राष्ट्रीय आय का आकलन करना, दूसरा कदम होता है उत्पादन मूल्य। तीसरे कदम में राष्ट्रीय निकालते हैं। राष्ट्रीय निकालने के लिए सबसे पहले सकल मूल्य वृद्धि, जितने भी मूल्य वृद्धि होते प्राथमिक का द्वितीय का जोड़ा जाता है, या फिर डायरेक्टली वाला फॉर्मूला लगा दिया सकता है। फिर होता है साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, NBFC, जिसको
घरेलू आय भी कहते हैं, निकाल लेंगे, और फिर साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कर लेंगे। ये पहली विधि होगी। फिर दूसरी विधि पूछा गया आय विधि। आय विधि के अंतर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था के समस्त साधन आयों को जोड़ा जाता है। साधन आय मतलब मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ को। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय निकालने के लिए यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में साधन आयों की गणना की जाती है। साधन उधर हो गए, उससे प्राप्त होने वाली आयों को लिख देंगे। दूसरे कदम में घरेलू आय की गणना, इसके लिए सभी प्रकार के साधन आयों को आपस में जोड़ा जाता है। और तीसरे कदम में घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ देंगे। ज़्यादा लिखना नहीं है, देखिए, लेकिन हमने देखिए किस हिसाब से मैंने रिप्रेजेंट किया है। टेबल बनाया है, हेडिंग डाला है, उसके नीचे एक क्वेश्चन बनाया है, इससे पेज ऑटोमेटिक भर गया। आपको लगता है कि पेज बनने के नंबर मिलता है, तो पेज तो ऑटोमेटिक भरता है। लिखो कम, दिखाओ ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा साधन लागत पर सकल। देखिए, ये वाला राष्ट्रीय आय से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। या तो राष्ट्रीय की गणना करने की विधि है, या राष्ट्रीय आय कैसे गणना की जाती है वो पूछा जाएगा। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मध्यवर्ती उपभोग मूल्य, अप्रत्यक्ष कर, स्थिर पूंजी का उपभोग और उत्पाद का मूल्य दे रखा है। हमसे पूछा गया है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एफसी निकालिए। ये जो विधि है उत्पाद का मूल्य, ये मूल्य वृद्धि विधि है, और मूल्य वृद्धि विधि में हमेशा जीडीपी एमपी निकल के आता है। अगर एमपी है तो उसमें से क्या कर दो आप, साधन लागत पर एमपी से एफसी लाने के लिए आप उसमें से अप्रत्यक्ष कर यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष एनआईटी को माइनस कर दो। चलिए निकालते हैं। उत्पाद का मूल्य माइनस मूल्य वृद्धि मूल्य माइनस अप्रत्यक्ष कर। उत्पाद का मूल्य हमारे पास दे रखा है 700, मध्यवर्ती मूल्य हमारे पास दिया हुआ है 250, और इसमें से माइनस कर देना है अप्रत्यक्ष कर को 40। हम इसका कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमसे पूछा जाता शुद्ध साधन लागत, शुद्ध घरेलू आय, तो माइनस कर सकल, मतलब हमारे पास मूल्यह्रास जुड़ा हुआ होगा। इस तरह से हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। 5 नंबर में फिर है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कीन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार उन्हें कहा था कि किसी भी अर्थव्यवस्था का रोजगार निर्धारण के लिए उस अर्थव्यवस्था के सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति का आपस में बराबर होना जरूरी है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर कुल उत्पादन, कुल आय, कुल रोजगार सब आपस में बराबर होता है। ठीक है, और ये तब बराबर होता है जब कुल मांग और कुल पूर्ति आपस में बराबर हो। ठीक है, अब इसके हर एक पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि कुल मांग क्या होता है, कुल पूर्ति क्या होता है, किसमें कौन सा पार्ट होता है। पॉइंट टू पॉइंट इसको लिख देंगे, स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि आ सकता है इस वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित केस, लास्ट वाला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, ये केस स्टडी पर होता है। मतलब यहाँ पर आपको एक केस दे रखा होगा, एक पैराग्राफ दे रखा होगा। इस पैराग्राफ को पढ़ के इससे नीचे पूछे गए 3 या 4, 3 आते हैं या 4 आते हैं, इसके क्वेश्चन आपको देने होंगे। इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी देश के कुल दृश्य निर्यात आयात के मूल्य को क्या कहते हैं। अगर दृश्य वस्तु के आयात निर्यात की बात होती है, कभी कभी क्वेश्चन का जवाब आपको ओरली ऐसे बिना पढ़े भी पता चल जाता है, जैसे इसको बोलते हैं व्यापार शेष। दूसरा क्वेश्चन, भुगतान शेष के अंतर्गत कौन सी मदें शामिल होती है। भुगतान शेष के अंतर्गत सभी प्रकार की मदें शामिल होती है, दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी अंदर। हालांकि आपको इस पैराग्राफ में भी मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के आर्थिक सौदे मदें शामिल होती है, देखिए लिखा हुआ है पूरा। तो पैराग्राफ पढ़ के भी आ सकता है, बिना पढ़े भी अगर आपने पढ़ा हुआ चैप्टर तो भी आ जाएगा। दृश्य मदों के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। दृश्य मदों के अंतर्गत सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं, मशीन, कपड़ा, सीमेंट, कंप्यूटर आदि शामिल होता है। व्यापार शेष एवं भुगतान शेष में एक अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर भी पूछा गया था। तो भुगतान शेष एक अधिक विस्तृत शब्द होता है और व्यापार शेष एक जिसके अंतर्गत केवल दृश्य मदें ही शामिल होती है। आपको इसको 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका इस साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन पेपर का एक सैंपल पेपर, कि इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी पैटर्न पे आएगा। क्वेश्चन इतने ही आएंगे, क्वेश्चन का तरीका भी यही होगा। 1 नंबर के आंसर, 2 नंबर के आंसर, 3 नंबर के और 5 नंबर के आंसर कितना लिखना है, जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा ना लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर के मार्क्स, ज़्यादा लिखने के मार्क्स कभी नहीं मिलते, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी प्रकार का, मैं हूँ आपको उस डाउट को सुलझाने के लिए। बस कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड बाय।